नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली यूजीसी नेट 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि मर्ज था लास्ट टाइम की तरह। इस बार भी एग्ज़ाम आपका मर्ज हुआ था, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका फाइनली हो चुका है। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, कोई टेक्निकल दिक्कत ना आई होगी और कोई वैसी दिक्कत भी ना आई होगी। हालांकि मैं जब एग्जाम देने गया था तो मेरे को तो दिक्कत आ गई थी। एक्चुअली आई वांट टू यूज वॉशरूम, आई वांट टू गो टू वॉशरूम, बट आई वाज नॉट अलाउड बिकॉज एनटीए डजंट अलाउ इट। दैट्स व्हाट द यू नो द हेड ऑफ द the head of the officials, those who were taking exam, they told me that NTA hasn't doesn't allow the candidates to go to washroom. I mean, this is ridiculous. तो ये तो गलत बात है ना। यू आर नॉट अलाउड टू गो टू वॉशरूम फॉर टोटल 3 hours. दैट इज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट थिंग्स। तो मेरे लिए ये बहुत एक बुरी बात थी मेरे लिए, बिकॉज आपको ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग काइंड ऑफ नेचर कॉल, so you won't be able to focus on your exam. You won't be face you won't be able to face the screen in a well manner. तो आपका ध्यान तो उधर ही रहेगा। अब एग्जाम पे कैसे दिमाग लगोगे? हालांकि जो क्वेश्चन मेरे को आते थे वो तो आप कर लोगे, लेकिन जो नहीं आते हैं यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको यू हैव टू गिव योर सेल्फ इनटू दैट क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर यू आर नॉट अलाउड टू यूज द वॉशरूम। And they asked me, the authorities, they asked me to mail NTA. Now how can I mail at that time NTA? जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मेल करूँ मैं NTA को? गया तो ये कहीं ना कहीं गलत था, सरासर गलत था। केसी पंडोगा वाला ऊना डिस्ट्रिक्ट में मेरा एग्जाम था, तो वहाँ पे केसी पंडोगा था इनका इंस्टीट्यूट, केसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पंडोगा में है, जो गाँव है कोई बीपीओ पंडोगा में, ठीक है। तो वहाँ पे ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस आई वुड से। और मेरे साथ वैसे पहली दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैं 4th to 5th टाइम एग्जाम देने गया था। सो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आई वाज नॉट अलाउड टू एंटर द आई वुड से टू गो टू वॉशरूम। सो दैट वाज काइंड ऑफ रिडिकुलस थिंग। आई जनरली डोंट सपोर्ट दैट थिंग, ठीक है। आई होप कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हुआ होगा और आपने अच्छे से एग्जाम दिया होगा, ठीक है। तो ये जनरली बात थी जो एक्चुअली हुई है, जो नॉर्मल हो चुकी है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ लगातार, टाइम एंड अगेन। आई ट्राई टू रेज माई वॉइस, आई ट्राई टू स्पीक अगेंस्ट दिस थिंग एट द सेंटर, बट देयर वाज नोबडी हु कुड स्टैंड विद मी। तो मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सभी अपने आप चुपचाप एग्जाम दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोला आगे से, ठीक है। नोबडी वाज अलाउड टू एंटर टू गो टू द वॉशरूम, बट नोबडी स्पोक अगेंस्ट दिस। दैट्स वाई उनको ये चीज़ें करने की हिम्मत आगे से मिलती रहती है। अगर आप एक बार नहीं बोलेंगे तो फिर आपको अगली बार भी ये चीज़ें इन चीज़ों के थ्रू होना पड़ सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल वो किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है। तो आई गेस यू शुड स्पीक अगेंस्ट दिस थिंग। आई एम गोइंग टू मेल NTA ऑल्सो रिगार्डिंग दिस थिंग, रिगार्डिंग दिस फैक्ट, बट आई गेस दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल अनलेस वी कम टुगेदर। जब तक हम साथ नहीं हो पाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात आते हैं पुराने अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक है। वो है एग्जाम को रिव्यू करना, एग्जाम को एनालिसिस करना, जो कि मैं हर बार की तरह करता हूँ, पिछले लास्ट कुछ सालों से मैं करता आ रहा हूँ। और इस बार भी हम एग्जाम रिव्यू करेंगे, एग्जाम एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट डेट, आंसर की डेट्स, इनको जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, जो कि लास्ट टाइम से काफ़ी लंबे समय से मैं देता आ रहा हूँ। और जनरली आसपास ही रहती हैं हमारी कट ऑफ, जो भी मैं आइडिया लगाता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से आई गेस कि इस बार भी हम उसे लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके पेपर 1 की। अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 मेरे को लगा इजी टू मॉडरेट। मतलब पेपर 1 में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आंसरेबल थे, 15 से 20 एक्चुअली। 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आप कह सकते हैं, 10 से 15, 15 से 20 इसके आसपास इजी टू मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन ही थे। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो भी आंसरेबल थे, वो भी मॉडरेट लेवल के थे, वो भी आंसर करने लायक थे मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है। हालांकि मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैथ पार्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी के सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो मेरे ख्याल से आंसर करने लायक थे। ईवीएस को ले लीजिए आप, अब चाहे कॉम्प्रिहेंशन को ले लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ट्रिकी था, और चाहे आप डीआई को ले लीजिए, डीआई आसान थी, डीआई करने लायक थी। और इसके बाद अगर आप उसको लेंगे, आई गेस रीजनिंग को लेंगे, तो रीजनिंग में से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा रीजनिंग में से। आई गेस आपको दिख गया तो कोई बात नहीं, बट सारे क्वेश्चन मैथ के थे, रीजनिंग टोटली अवॉइड थी। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, केवल एक क्वेश्चन था रीजनिंग में से, इस बार एक भी नहीं पूछा था इन्होंने, ठीक है। तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं गलत था। मेरे हिसाब से रीजनिंग में से क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग की तो आती है, हमें मैथ तो उतना अच्छा आता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल था इसका पेपर 1 का। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो इजी क्वेश्चन थे उसमें से भी।
और रिसर्च एप्टीट्यूड में से भी क्वेश्चन इजी ही थे। कम्युनिकेशन में से इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, आप आसानी से उसको समझ के देख के आंसर कर सकते थे, ठीक है। रीजनिंग में से कोई क्वेश्चन नहीं था। मैथ्स डिफिकल्ट था मेरे लिए, हो सकता है आपका मैथ अच्छा हो तो आपके लिए मे भी मैथ अच्छा गया हो। हालांकि DI को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी के मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे लिए वो थोड़ा आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट था उसको, ठीक है। EBS की बात करूं तो EBS गैसेस के बारे में कुछ पूछा था इन्होंने, वो मुझे एजर्शन और रीजन में था, वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे, तो मुझे आई पर्सनली मुझे अच्छे नहीं लगे वो क्वेश्चन, मेरे लिए वो आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट था उनको, ठीक है। और ICT में भी इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेप 2020 में से एक क्वेश्चन आया था जो कि जनरली हम पढ़ते नहीं है उसको, तो उसको भी हम डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। बाकी DI और कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो दैट वाज ऑल फाइन। तो अगर पेपर 1 की ओवरऑल में बात करूं तो पेपर 1 जो आपका ओवरऑल है दैट वाज इजी टू मॉडरेट, इसी लेवल का था वो, ठीक है। अब दोस्तों पेपर 2 पे आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट पेपर 2 दैट इज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, it was according to me moderate to tough level. It was a difficult exam. Last time it was too much difficult. This time it was not that much difficult, but it was still difficult. I appeared in shift 1, so I can only talk about the shift 1. Okay, other I have discussed, I have got some videos that I discussed with some of my friends, but I can't I can't conclude that it was difficult or easy in the second shift. Somebody is saying that paper 2 in the second shift was too much difficult, and some other are those who are saying that paper 2 evening shift was इजी टाइप ऑफ शिफ्ट, ठीक है। तो दो तरह से ओपिनियन आ रहे हैं मेरे पास कि कुछ लोग तो कह रहे हैं डायरेक्टली कि बहुत इजी था, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही डिफिकल्ट था। सो आई कैन कंक्लूड लुक, बट आई कैन स्पीक आउट पेपर 1 शिफ्ट 1 ऑल्सो, ठीक है। सो शिफ्ट 1 मेरे ख्याल से तो टफ थी भाई साहब, आपको आसान लग सकती है, ठीक है, आप मेरे ख्याल से वो टफ थी, ठीक है। मेरे ख्याल से शिफ्ट 1 जो है वो मॉडरेट टू टफ लेवल की थी। इजी क्वेश्चन थे 5 to 10 क्वेश्चन, दोज वर इजी वंस। तो 5 to 10 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, वो सभी करते हैं, वो मेरे नहीं है, वो सभी के हैं। जिन्होंने अभी MA की है ना उनके भी ठीक होंगे, जिन्होंने विदाउट प्रिपरेशन जो गए हैं उनके भी ठीक होंगे। वो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे, वो हर बार होते ही हैं, तो उससे रिजल्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन देयर वर अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन, दोज वर टोटली डिफिकल्ट, टोटली अननोन क्वेश्चंस, ठीक है। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे 40 to 50 क्वेश्चन, ठीक है। मॉडरेट लेवल के 10 to 20 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, और 10 to 20 क्वेश्चन ही कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल ही अननोन थे, अननोन राइटर के थे, मॉडर्न राइटर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये मानना है कि सेकंड पेपर जो था वो डिफिकल्ट था। हालांकि नेट से हमें उम्मीद भी रहती है कि नेट का एग्जाम डिफिकल्ट ही रहेगा, तो जनरली नॉर्मली जो नेट का एग्जाम रहता है उसी हिसाब से ही ये नेट का एग्जाम था। हालांकि लास्ट टाइम मुझे लगता था कि लास्ट टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, स्टिल आई मैनेज टू क्वालिफाई, बट दिस टाइम आई बिलीव इट्स ऑफ मॉडरेट टू टफ लेवल। इसमें आपको मॉडरेट टू टफ लेवल का एग्जाम डाला था उन्होंने, और इस पैटर्न में इसी हिसाब से नेट का अक्सर हर एग्जाम आता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर ऐसा एग्जाम है, अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो गलत है। देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन मैं आसान भी नहीं कहूंगा इसे, ये मॉडरेट टू टफ लेवल का था मेरे ख्याल से। तो अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अननोन काइंड ऑफ क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल अननोन थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, लेकिन इजी वन क्वेश्चन भी थे, ठीक है। तो नॉर्मली जो नेट का पैटर्न रहता है वैसा ही ये एग्जाम था। अगर क्वेश्चन की बात करूं तो इजी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट नॉट डिफीटेड, सन्स एंड लवर्स की क्रोनोलॉजी में पूछा गया था, सन्स एंड लवर्स को मैचिंग में पूछा गया था, आसान था वो, क्योंकि इसमें एक टू द लाइट हाउस था और एक सन्स एंड लवर्स था, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद भर्तृहरि की स्पोर्टा थ्योरी पूछी गई थी, इंडियन लिटरेचर में से यही एक नॉन क्वेश्चन था। हालांकि मैंने इसको उतने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो आई वॉज नॉट दैट मच श्योर अबाउट दैट, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा था, 3-4 दिन पहले मैं सोच रहा था कि स्पोर्टा थ्योरी को पढ़ लेता हूँ, बट मैंने छोड़ दिया। बट आई गेस अब मुझे लग रहा है कि पढ़ना चाहिए था, ठीक है। इंडियन लॉजिक में जो क्वेश्चन था, एंड देन हाउस ऑफ फेम पूछा गया था, इतना आसान क्वेश्चन, के क्वेश्चन। इसके अलावा किंग्सले एमिस में से कुछ क्वेश्चन थे, एलेन शोवर्टर जैसे राइटर में से आसान क्वेश्चन आए थे, एलेन शोवर्टर वाले मेरे ख्याल से। फेमिनिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, 6 से 7 क्वेश्चन मेरे को फेमिनिज्म पे मिल गए, जो जनरली नहीं मिलते हैं। तो इस बार फेमिनिज्म पे काफी फोकस किया था इन्होंने, ठीक है। एक सेक्सुअल पॉलिटिक्स को भी क्रोनोलॉजी में कहीं ना किसी तरीके से उन्होंने पूछा था, तो फेमिनिज्म तो इस पे फोकस किया गया था इस बार। एडवर्ड ब्राथवेट, अफ्रीकन एंड कैरेबियन पोइट,
इसकी इसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, इसको मैच द फॉलोइंग, आई गेस क्रोनोलॉजी या मैच द फॉलोइंग में से इसके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एडवर्ड ब्राथवेट को जनरली हम पढ़ते नहीं है, एडवर्ड ब्राथवेट का नाम किसे पता है। हालांकि मेरे को एक बुक का पता था, उनका जो राइट्स ऑफ पैसेज वाली बुक थी उसका मुझे पता था कि 1967 में पब्लिश हुई है वो, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम कुछ दिन पहले मैं उनकी कुछ पोइट्री पढ़ रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उस केस से मुझे ये वो पता था, इसलिए वो क्वेश्चन मेरे लिए करना आसान हो गया, लेकिन आपके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एडवर्ड ब्राथवेट को कौन पढ़ता है, अफ्रीकन और कैरेबियन लिटरेचर में एडवर्ड ब्राथवेट का नाम हमने नहीं सुना है, ठीक है। तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, मेरे लिए आसान हो गया था, क्योंकि मुझे एक ही बुक का पता था। राइट्स ऑफ पैसेज उनकी एक बुक है, पोइट्री कलेक्शन है, उसका मुझे पता था कि भाई 1967 में पब्लिश हुई है ये, क्योंकि कुछ ही दिन मैंने पहले पढ़ा रहा था हमें, तो इसलिए मुझे पता था और मेरे लिए वो क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो गया था। इसके अलावा टीएस इलियट में से क्वेश्चन थे, एंड देन नोबेल लॉरिएट पूछा गया था कि नोबेल लिटरेचर किसे मिला है। अब देखिए नोबेल लिटरेचर वाला जो क्वेश्चन था ना, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, उसमें कुछ गलती है। उसमें गलती यह है कि इन्होंने 4 नाम दिए थे, जिसमें 2 को तो मिला है लिटरेचर, नोबेल प्राइज लिटरेचर में, एक तीसरा बंदा है मैडम करी। मैडम करी को देखिए 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन लिटरेचर में नहीं मिला है, उन्हें साइंस में मिला है, साइंटिफिक स्टडी में मिला है, उन्हें लिटरेचर में नहीं मिला है। लेकिन खैर अब मुझे नहीं पता कि उसको सच मानेंगे या नहीं मानेंगे। डब्ल्यू चोडन को तो नहीं मिला है, तो जिसका डब्ल्यू चोडन का नाम अगर आपने लिखा है तो फिर उसको तो नहीं मिला है, लेकिन मैडम करी का मुझे डाउट है, क्योंकि उसे लिटरेचर में नहीं मिला है और इन्होंने क्वेश्चन में लिखा था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। दोनों नामों में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, लेकिन मुझे इतना क्लियर था कि भाई डब्ल्यू चोडन को तो नहीं मिला है। मैडम करी का मैंने नाम नहीं सुना था, मेरे को 150 के 150 भाई साहब नोबेल लिटरेचर के नाम याद है, मैडम करी का भी नाम उसमें नहीं है और इसका नाम भी नहीं है, डब्ल्यू चोडन का भी। तो ऑब्वियसली मैं तो खैर खुदा की कृपा से मैं तो डब्ल्यू चोडन के साथ ही गया, क्योंकि वो लिटरेचर का नाम है, तो उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि डब्ल्यू चोडन को तो नहीं मिला है। लेकिन मैडम करी लिटरेचर से आई डोंट थिंक जुड़ी हुई हैं, बट जुड़ी भी हुई हैं तो मैंने ज्यादा स्टडी नहीं करी है इसके बारे में, आने वाले टाइम पे करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे मैं ज्यादा क्लियरली बता सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इंडियन अननोन ऑथर्स काफी ज्यादा उठाए गए थे, जैसे कि कुछ नॉन ऑथर भी थे इंडियन, जैसे कि मीना अलेक्जेंडर, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवक, होमी के बाबा, स्टुअर्ट हॉल वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट था, जिसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में से, वो पार्ट मेरे ख्याल से ठीक था, थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं था उतना, हाँ ठीक था, मॉडरेट लेवल का ही था वो भी। इसके अलावा रोलिन बाथ में से क्वेश्चन थे, फिलिप लार्किन में से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ पैटर्न ऐसा रहा था लिटरेचर का, जिसमें कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप कर सकते थे, हर कोई कर सकता था, मतलब हर कोई तो नहीं कर सकता था, जो आपको ऐसा लगा होगा कि देखने वाले हैं, देखे क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट थे, कुछ बिल्कुल ही अननोन थे, और कुछ डिफिकल्ट थे जिनको आंसर करना डिफिकल्ट था। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि पेपर 1 आपका इजी टू मॉडरेट था, एंड जो पेपर 2 था इंग्लिश का था वो मॉडरेट टू टफ था। दोस्तों अब बात करते हैं देखिए आंसर की और रिजल्ट की, जिसका आपको अक्सर इंतजार रहता है। देखिए आंसर की मेरा मानना है कि 22 तारीख को आपका आखिरी एग्जाम है, तो अगर वो अच्छे से हो जाता है तब उसके बाद 15 से 20 दिन ले लीजिए आप आंसर की को लगेंगे, एंड देन उसके 1 महीना 1.5 महीना ये ले लेंगे। अब कुछ पता नहीं है, ज्यादा लंबा भी ले सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। रिजल्ट का वेट मत कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा समय लेने वाले हैं ये इस बार भी रिजल्ट के लिए, आपको तंग करने वाले हैं इस बार भी ये रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। देखिए अगर मैं एग्जाम पैटर्न को चेक करूं तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पैटर्न में कोई डिफिकल्टी है, कोई बदलाव ज्यादा आया है। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही थी मेरे ख्याल से अभी तक वही से ही रहेगी। आने वाले टाइम पे जब आंसर की आ जाती है तब हम ज्यादा क्लियरली बता सकते हैं। इस टाइम पे आपको यही बता सकता हूँ कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी में है आप और 52 से 53 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए 51 से 53 तो आपका नेट हो सकता है। अगर आप ओबीसी से हैं तो फिर 47 टू 48, ईडब्ल्यूएस का 49 टू 50 एंड SC ST का सेम ही रहेगा 43 टू 44 के बीच, इसी के आसपास आपको वो नेट हो सकता है। और अगर आप JRF के लिए सोच रहे हैं तो फिर जितने आपको मैंने नेट के लिए बताए हैं इसमें 4 to 6% आप ऐड कर लीजिए, उसमें आपको नेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मेरे ख्याल से एग्जाम तो ऐसा ही रहेगा, तो इस तरीके से आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आई होप कि आपको ये एनालिसिस, ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहती है। नई वीडियो, नई अपडेट लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।